हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स के एक्सरसाइज। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ को देखेंगे और न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चंस है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एक न्यूमेरिकल है, उसको रीड करती हूँ। पहले क्या है न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, अ गैस इन ए क्लोज कंटेनर इज हीटेड विथ 10 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक गैस है, कहाँ पे है वो? एक क्लोज कंटेनर में है और इट इज़ हीटेड विथ, मैंने उसको हीट दी जा रही है। कितनी है हीट? दैट इज़ हीट इज़ डिनोटेड बाय क्यू, 10 जूल ऑफ हीट यानी एनर्जी दी जा रही है। ठीक है, दैट इज़ गैस गेन्स द एनर्जी, सो दिस एनर्जी इज़ पॉजिटिव। ओके, कॉजिंग द लीड ऑफ द कंटेनर टू राइज 2 मीटर। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसकी वजह से जो कंटेनर का लीड है वो क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, यानी ऊपर उठ रहा है। ठीक है, कितने डिस्टेंस से ऊपर उठ रहा है? सपोज दिस इज़ अ लीड, ये लीड है अगर, तो ये 2 मीटर से उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो हियर डिस्प्लेसमेंट इट इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लीड, इट इज़ इक्वल टू 2 मीटर। ओके, देन देखो विथ 3 न्यूटन ऑफ फोर्स की वैल्यू यहाँ पे दी है। F इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे? 3 न्यूटन, इतना फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे दी गई है 2 मीटर। व्हाट इज़ द टोटल चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम? सो देयर इज़ अब गैस को हीट मिल रही है, तो गैस गेन्स द एनर्जी, सो देयर इज़ अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा यू। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या है वो निकालनी है आपको। ठीक है, तो डेल्टा यू की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो यहाँ पे हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना पड़ेगा। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का आपको मालूम है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ओके, वेयर डब्ल्यू इज़ द वर्क डन, है ना। तो अब यहाँ पे हमको W की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। W की वैल्यू, Q की वैल्यू है अपने पास में, डेल्टा U तो अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन ही है, रिक्वायर्ड आंसर ही है। W वर्क डन हमको निकालना पड़ेगा। अब अपने पास में W के लिए फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे फोर्स दिया है, फोर्स कितना है? 3 न्यूटन है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर का, तो इट इज़ इक्वल टू कितना हो गया फिर वर्क डन? इट इज़ इक्वल टू 6 जूल। ओके, तो बस वैल्यूज़ अब सब्सटीट्यूट करनी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में Q की वैल्यू है 10 इज़ इक्वल टू डेल्टा U निकालना ही है, प्लस W की वैल्यू है 6। So we get delta U is equal to 10 minus 6, that is delta U is equal to 4 joule. This is the required equation. अब यहाँ पे प्लस ही आएगा 4 जूल, क्योंकि जो हीट मिल रही है वो कैसी है? इट इज़ गेन by the gas, so it is positive 10 joule. So here change in internal energy is plus 4J, that is जो आंसर है वो आता है प्लस 4J। ठीक है, तो दिस इज आंसर इज B। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट MCQ कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड MCQ समझ में आया ना आपको? सेकेंड MCQ की तरफ जाते हैं। मैं पढ़ती हूँ सेकेंड MCQ क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है ये देखना है। अब A नंबर का पढ़ती हूँ। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन्स हाउ इजीली इट चेंजेस द टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट एक्सप्लेन करता है कि ऑब्जेक्ट कैसे इजीली टेम्परेचर चेंज करता है। तो ये तो स्पेसिफिक हीट की तो प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ये तो क्लियर हो गया। अब सेकंड के लिए देखते हैं कि वाइल मेल्टिंग एन आइस क्यूब रिमेन्स एट द सेम टेम्परेचर। ये तो मेल्टिंग ऑफ आइस एट सेम टेम्परेचर, ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। तो ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं हो सकता। सी का जो ऑप्शन आप पढ़ो, व्हेन अ रेफ्रिजरेटर इज़ अनप्लग
एवरीथिंग इनसाइड ऑफ इट रिटर्न्स टू रूम टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम। ये तो हीट इंजन में जो रेफ्रिजरेटर का पार्ट है तो उसके बारे में है, ये तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ अप्लाई हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अब डी ऑप्शन को देखते हैं। आफ्टर फॉलिंग डाउन द हिल अ बॉल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी इक्वल्स द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब यानी क्या हो रहा है, हील से फॉल हो रही है बॉल, और ये तो फॉल होते समय उसकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी ना, इंक्रीज़ हो जाएगी तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी। और यहाँ पे दी है कि बॉल की काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी इक्वल्स टू इट्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो अपने पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ही कि Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यानी यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आंसर इज़ डी। तो यहाँ पे आंसर क्या है, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया। अब थर्ड MCQ की तरफ जाते हैं। देखो, ये आपके अभी जो रिड्यूस सिलेबस में कैरनॉट इंजन तो है ही नहीं, पर आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो ये कैरनॉट इंजन का टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको लेती हूँ। इफ़िशियंसी ऑफ कैरनॉट इंजन इज़ लार्ज sorry, efficiency of Carnot engine is large when TH is large, TC is low, TH minus TC is large, TH minus TC is small। ये दिया है ऑप्शन। अब कैरनॉट इंजन जो है, कैरनॉट इंजन के लिए क्या रहता है, इफ़िशियंसी इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH, वेयर TC इज़ द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर एंड TH इज़ द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट TH माइनस TC अपॉन TH, ये आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इफ़ ईटा जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TH माइनस TC। तो इफ़िशियंसी अगर लार्ज है, इफ़िशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस बिटवीन द हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर, सो इफ़िशियंसी इज़ लार्ज, देन दिस जो सब्ट्रैक्शन है या डिफरेंस है बिटवीन द हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर, ये भी कैसा रहेगा, लार्ज रहेगा। तो यानी TH माइनस TC इज़ लार्ज। ओके, तो ये आंसर है आपका। देखो, ये यहाँ पे ऑप्शन TH माइनस TC इज़ लार्ज, यानी करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर C। ठीक है, समझ में आया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, MCQ नंबर 4 को रीड करती हूँ। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ ट्रांसफ़र ऑफ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किसका ट्रांसफ़र होता है, तो हीट इज़ ट्रांसफ़र, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी अपने सिलेबस से अभी रिड्यूस किया गया है, फिर भी ये आपको कॉम्पिटिटिव के लिए है, इसलिए ये 2 MCQ मैंने ली है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं। ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये भी कैंसिल हो गया है रेफ्रिजरेशन का टॉपिक, फिर भी देख लेते हैं आंसर क्या है। ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज़ रिजेक्टेड बाय रेफ्रिजरेंट इन द, कहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है, हीट इज़ रिजेक्टेड बाय रेफ्रिजरेंट। आप सिर्फ याद रखिए इसको, हॉट चेम्बर, क्योंकि इसके लिए हमको डिटेल में रेफ्रिजरेटर पढ़ना पड़ेगा। तो हॉट चेम्बर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आप इसको सिर्फ समराइज़ करके रखिएगा, ओके, ठीक है। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं। अभी फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। मैं पढ़ती हूँ न्यूमेरिकल और 1 बाय 1 हम डाटा लिखते जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अ गैस कंटेंट इन अ सिलेंडर फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। गैस कहाँ पे है, सिलेंडर में है। गैस इज़ इन द सिलेंडर एंड इट इज़ फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इसमें फिट है ये गैस, ठीक है। एक्सपांड्स अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 ATM। यहाँ पे प्रेशर दिया है P इज़ इक्वल टू 1 ATM, ये दिया है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स टू अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स टू अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स, ठीक है। वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है। चेंज इन वॉल्यूम दैट इज़ हियर इनिशियल वॉल्यूम इज़ VI, सपोज इट इज़ VI एंड इट इज़ 5 लीटर and final volume becomes VF is equal to 10 liter, ठीक है। In doing so it absorbs 400 joule of thermal energy from its surrounding, ठीक है। ये
करते समय वो कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करता है फ्रॉम द सराउंडिंग, तो 400 जूल, दैट इज़ एनर्जी Q इज इक्वल टू 400 जूल वो एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, तो क्या पूछा है अब अभी, डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय डेल्टा यू, इसको निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है कन्वर्शन कर लेते हैं। P इज इक्वल टू 1 ATM है, ये सबको लर्न चाहिए, मैं थर्ड लेसन से बोल रही हूँ। ये इसकी वैल्यू क्या है 1.013 इंटू 10⁻⁵ PA। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में दिया है, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अगेन ये भी है 10 लीटर में है, फाइनल वॉल्यूम 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, और ये 400 जूल है। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, देखो डेल्टा यू इज इक्वल, ये Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W, ये रहता है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे W इज़ द वर्क डन। वर्क डन के लिए यहाँ पे W की वैल्यू दी नहीं है, तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन। वर्क डन इज़ डिनोटेड बाय W और गिवन बाय द फॉर्मूला W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। ठीक है, तो डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज़ P इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ऐसा आएगा। अब P इंटू VF की वैल्यू कितनी है, VF की वैल्यू है 10⁻³ दोनों में भी है। आप देखो तो इसको मैं कॉमन निकाल लेती हूँ। VF इज़ 10 - 5 इंटू 10⁻³ कॉमन को निकालते हैं। ठीक है, और P की वैल्यू भी अभी लिखती हूँ मैं। P इज़ 1 पॉइंट कितना आता है 1.013 इंटू 10⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10⁻³ ओके, तो ये आ जाता है 1.013 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, यानी 5 3 15 और ये आता है 605.065 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये आंसर आ गया है। ठीक है, ये है अपना वर्क डन। अब इसको भी कन्वर्ट अगर करते हैं तो वी गेट 506.5 जूल, दिस इज़ वर्क डन आ गया है। अब निकालेंगे हम डेल्टा यू की वैल्यू। डेल्टा यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं अभी, तो क्यू की वैल्यू है 400, इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। क्यू की वैल्यू है 400 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हमने अभी निकाली है 506.5। ठीक है, ये हो गया है। अब अगर इसको डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 400 माइनस 506.5, तो इट इज़ इक्वल टू माइनस, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ 400 506 यानी 106.5 जूल। ओके, ये माइनस में आ गया है आंसर। तो ये जो निगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट करती है, इट इंडिकेट्स दैट दिस इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस व्हेन गैस एक्सपांड। जब गैस एक्सपांड होता है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो ओनली ये निगेटिव वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ ये इंडिकेट करती है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो अपना आंसर यही है, डेल्टा यू इज इक्वल टू, विदाउट साइन आप लिख सकते हो 106.5 जूल। ओके, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, लगे तो माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, निगेटिव साइन, कि इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी ये क्या होती है, डिक्रीजेस व्हेन गैस एक्सपांड्स। ओके, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे अपना 4th नंबर का MCQ कंप्लीट हो जाता है। 5th की तरफ जाते हैं। 5th नंबर का MCQ देखो क्या है, सॉरी MCQ नहीं, न्यूमेरिकल देखो क्या है। अ सिस्टम रिलीजेस 125 किलो जूल ऑफ हीट while 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन। जब 104 किलो जूल वर्क होता है, यानी W इज इक्वल टू 104 किलो जूल, इतना वर्क होता है, तब सिस्टम रिलीज़ करती है हीट। कितनी रिलीज़ करती है, तो Q इज इक्वल टू, इट रिलीजेस हीट ये 125
किलो जूल। अब जो रिलीज़ करती है तो इट इज़ निगेटिव, हमने देखा है ये, ठीक है। और अगर ये निगेटिव है तो वर्क डन भी क्या है निगेटिव आता है, ठीक है यहाँ पे। और अब क्या है, कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय डेल्टा यू, तो इसको कैलकुलेट करना है। अगेन हियर वी यूज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या है अपना फर्स्ट लॉ, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, बट हियर माइनस साइन इंडिकेट्स द, जो इंडिकेट क्या करता है, रिलीज़ इंडिकेट करता है माइनस साइन। तो अब क्या करना है, इसको मॉड में लिखेंगे, यानी इट बिकम्स माइनस इंडिकेट्स ओनली द रिलीज ऑफ एनर्जी। सो हियर वी राइट इट इन द साइड द मॉड में इसको पुट करेंगे। -125 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W की वैल्यू क्या आती है, अब ये W की वैल्यू आती है, ये भी मॉड में डालेंगे क्योंकि ये भी माइनस है, -125, सॉरी W इज़ -104, ओके ये हो गया। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, ये प्लस हो जाएंगे 125 मॉड से निकल के, तो ये आ जाएगा 125। अब ये प्लस है तो यहाँ पे आने के बाद में अगेन ये इट बिकम्स -104, सो इट इज़ इक्वल टू 21 किलो जूल। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, 21 किलो जूल ये आंसर आ जाता है, ठीक है। समझ में आया, ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है 5 के बाद में 6, 7 जो है मैंने लिया नहीं है क्योंकि रिड्यूस सिलेबस में वो कैरनॉट साइकिल पे जो ये थे न्यूमेरिकल्स वो मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो सिलेबस रिड्यूस होने के लिए वजह से वो पोर्शन में से निकाल दिए। बहुत सारे बच्चे अब डायरेक्टली रिड्यूस सिलेबस के अनुसार करेंगे, इसलिए मैंने वो 2 न्यूमेरिकल उसको ओमिट करके आगे का ले रही हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 8 देखेंगे क्या है, पढ़ती हूँ। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब प्रोसेस देखो कौन सी है, इसलिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है फिजिक्स में तो ही न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या खास रहता है, रिकॉल करो तब तक मैं लिखती हूँ। प्रोसेस इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो डेल्टा यू की वैल्यू कैसी रहती है, इंटरनल एनर्जी इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो इफ़ इट डज 2000 जूल ऑफ वर्क ऑन इट्स एनवायरनमेंट, अब कितना वर्क कर रहा है वो, कि W इज़ इक्वल टू 2000 जूल इतना वर्क कर रहा है। तो अब क्या है देखो आगे, ऑन इट्स एनवायरनमेंट हाउ मच हीट इज़ एडेड टू इट, हीट एडेड ये निकालना है, कितनी हीट वो ऐड करता है। तो Q इज़ इक्वल टू निकालना है, हीट की वैल्यू निकालनी है। अगेन हियर वी यूज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ क्या है, Q इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। Q की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा यू इज़ 0 प्लस डब्ल्यू इज़, अब ये यहाँ पे क्या आ जाता है, W की वैल्यू आती है 2000, ठीक है। Q की वैल्यू ही निकालनी है ना अपने को, Q की वैल्यू निकालनी है W प्लस 2000। अब यहाँ पे आपको देखिए कि जो वर्क डन है वो वर्क डन की वैल्यू कितनी आती है, तो 2000, देयरफॉर Q इज़ इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएंगी, Q इज़ इक्वल टू 2000 डायरेक्टली, ठीक है, जूल। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। बट यहाँ पे जो दिया है आंसर इज़ 0, आंसर यहाँ पे 0 दिया है। हाउ मच हीट इज़ एडेड टू इट, ये इसका आंसर 0 दिया है, पर हीट जो ऐड हो रही है यानी इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 आती है। तो हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो, आप इसको ज़रूर देखिएगा 2-3 बुक्स में से। अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा। पर मेरे हिसाब से तो इसका आंसर जो है ये 2000 जूल ही आएगा, ठीक है। समझ में आया। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर ये सपोज़ ये मेरा जो आंसर है वो कुछ अलग आ रहा है, आपका आंसर अलग आ रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये बराबर है आंसर है
पर अगर कुछ आंसर में आपको समझ में आया, कुछ एक आधे बुक में से आपने देखा, तो आंसर अगर आपको मिल गया है तो बराबर ये 0 आता है, अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके उसको बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज़ एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस, ठीक है। अब गैस कैसा है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो हमको मालूम है मोनो एटॉमिक गैस की क्या खासियत रहती है। फॉर मोनो एटॉमिक गैस जो गैमा है, एडियाबेटिक रेशो गैमा की वैल्यू कितनी रहती है, ये सब लर्न चाहिए आपको। इट इज़ 5/3, ठीक है। आगे देखो क्या है, it is compressed so that its final temperature is twice its initial temperature. जो final temperature, suppose it is T2, it is twice the initial temperature. Okay, what is the ratio of final pressure to its initial pressure? अब क्या निकालना है, final pressure suppose it is P2 to the initial pressure का रेशो निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। ओके, तो अपने पास में फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, जो प्रेशर है, प्रेशर रेस्ट टू द पावर 1 माइनस गैमा इंटू टेम्परेचर रेस्ट टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला है, ठीक है। हमने देखा था ये फॉर्मूला, तो अब ये फॉर्मूला है, यानी अब यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल लगाना पड़ेगा। क्या है इनिशियल, सपोज P1 इज इनिशियल प्रेशर, दैट इज़ P1 रेस्ट टू द पावर 1 माइनस गैमा, और T1 रेस्ट टू द पावर गैमा इज इक्वल टू जो P2 फाइनल लेंगे प्रेशर 1 माइनस गैमा टू द T2 इज़ फाइनल टेम्परेचर रेस्ट टू द पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। P1 V1 जैसे हम लेते हैं P2 V2, वैसे ही इसको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है, रेशो निकालना है ना, तो P1 और अपॉन P2 कर लेते हैं, P1 अपॉन P2 रेस्ट टू द पावर 1 माइनस गैमा, ठीक है, ये हो गया। अब T2 वाले वो साइड ले लेते हैं, T2 अपॉन T1 रेस्ट टू द पावर सिर्फ गैमा रहे, ठीक है। तो अब इसको गैमा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए, P1 अपॉन P2 रेस्ट टू द पावर 1 माइनस कितना है गैमा की वैल्यू 5/3, इट इज़ इक्वल टू T2/T1 रेस्ट टू द पावर 5/3, ठीक है। तो ये आता है 3 1 ज़ा 3 माइनस 5 यानी इट इज़ -2/3, तो हियर वी गेट P1 अपॉन P2 रेस्ट टू द पावर -2/3, इट इज़ इक्वल टू T2 माइनस T1 रेस्ट टू द पावर 5/3। अब माइनस है, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी पावर पॉजिटिव हो जाती है, दैट इज़ वी गेट P2 अपॉन P1 रेस्ट टू द पावर 2/3, पॉजिटिव पावर हो गई, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू T2 अपॉन T1 रेस्ट टू द पावर 5/3। अब क्यूब निकाल लेते हैं, ठीक है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यानी क्या आता है देखो, P2 अपॉन P1 रेस्ट टू द पावर 2 इट इज़ इक्वल टू T2 अपॉन T1 रेस्ट टू द पावर, अब ये क्या आ जाएगा, इट इज़ रेस्ट टू द पावर 5, ठीक है। क्यूब निकालते हैं तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिखती हूँ, तो P2 अपॉन P1 वी गेट P2 अपॉन P1 कितना मिलता है, रेस्ट टू द पावर 2, इट इज़ इक्वल टू P2 अपॉन T1 रेस्ट टू द पावर कितना मिलता है 5, देखो रेस्ट टू द पावर 5। अब T2 इज इक्वल टू ट्वाइस T1 है यहाँ पे, तो T2 की वैल्यू ट्वाइस T1 लिखते हैं, ठीक है। T2 अपॉन T1 है ना, तो T2 की वैल्यू ट्वाइस T1 लिखते हैं यहाँ पे, और ये रेस्ट टू द पावर 5 था यहाँ पे। अब अगेन हियर T2 की वैल्यू लिखते हैं ट्वाइस T1 और अपॉन T1, ठीक है। ये तो कंडीशन ही है, अपने प्रॉब्लम में ये कंडीशन दी है, तो T1 कैंसिल, वी गेट 2 रेस्ट टू द पावर 5, 2 रेस्ट टू द पावर 5 मिल गया है यहाँ पे, 2 रेस्ट टू द पावर 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 यानी 4 8 16 और 32, यानी 32 मिल जाता है यहाँ पे अपने को, 32 डायरेक्टली लिखती हूँ मैं, और यहाँ पे है P2/P1 रेस्ट टू द पावर 2, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट,
ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के बाद में क्या आता है, P2 अपॉन P1 इट इज़ इक्वल टू 32 है, यानी 16 2 ज़ार 32। मैं ऐसा कर लेती हूँ इसको, तो वी गेट P2 अपॉन P1 इट इज़ इक्वल टू, अब द रूट ऑफ 16/4 है तो 16 का स्क्वायर रूट है 4 √2। अब √2 की वैल्यू लर्न कर लीजिए सबने कि 1.41 है, कभी भी आई तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो। इट इज़ इक्वल टू 1.41, सो वी गेट 5.64 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रेशो कितना है 5.64। ठीक है, तो फाइनल आंसर अपने को मिल गया है। यहाँ पे 5.6 दिया है, 5.64 आंसर मिलता है। ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है अपना। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखो। ए हाइपोथेटिकल thermodynamic cycle is shown in the figure. Calculate the work done in 25 cycles. ये दिया है। अब आपको यहाँ पे एक थर्मोडाइनमिक साइकिल आपको दी है। अब यहाँ पे कुछ एरो दिया नहीं है। आपको मालूम है साइक्लिक प्रोसेस में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है तो वर्क डन कैसा रहता है, और एंटी क्लॉकवाइज रहती है तो वर्क डन निगेटिव रहता है, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि सब यहाँ पे दिया नहीं है आपको, पर यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि जो डायरेक्शन है उसके, तो सपोज़ ये क्लॉकवाइज ही रहेंगी। ठीक है, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कंसिडर करेंगे दिस इज़ सर्कल, ये सर्कल है, ऐसा कंसिडर करते हैं। तो अगर ये सेंटर है सर्कल का, तो ये रेडियस है, तो सपोज़ ये इतना डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है, तो ए डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है बी डिस्टेंस है। तो देखेंगे ए और बी सेम है क्या, क्योंकि ए और बी अगर सर्कल है तो सेम ही होने चाहिए। तो ए की तरफ अगर बात करते हैं तो ए हम कंसिडर जब करते हैं तो ए की जो वैल्यू है उसकी तरफ देखो आप, ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है। तो इतना जो डिस्टेंस है, ये नीचे मैंने निकाला बी, तो ए और बी को हमको निकालना है। तो हम देखेंगे कि जो बी की वैल्यू है ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 4 और ये 6 यानी 2 आती है, बट यहाँ पे जो है वैल्यू 6 और ये ए की वैल्यू जो है वो 6 और ये 6 यानी ये 0 होती है, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सर्कल ही नहीं है, ये क्या है, ये इलिप्स है। अगर इलिप्स हम कंसिडर करते हैं इसको, तो ही जो इलिप्स में जो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस है, तो ये है यहाँ पे, तो ये है इलिप्स। इलिप्स कैसा रहता है देखो, तो ये अगर हम इसको ये सेंटर निकालते हैं और ये उसके एक्सिस निकालते हैं, तो यहाँ पे जो ये वाला एक्सिस जो रहता है, यानी ये वर्टिकल पूरा हम निकालेंगे तो इट इज़ डिनोटेड बाय 2a। तो ये जो 2a है, तो ये क्या है, ये जो आपको 2a दिखाई दे रहा है, तो 2a इज़ द मेजर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस इसकी लेंथ 2a है। अरे ये पॉइंट से ये a हुई, नीचे की a हुई, ठीक है, ये बीच की, तो यानी सिर्फ सिंगल a अगर लेते हैं तो इट इज़ सेमी मेजर एक्सिस। ये क्या है, सेमी मेजर एक्सिस की क्या है, ये लेंथ है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखती हूँ, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। और ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस है, तो सपोज़ मैं इसको भी बढ़ा देती हूँ, और यह अगर हम कंसिडर करते हैं तो इट इज़ 2b रहता है ये पूरा, यानी हाफ अगर कंसिडर करते हैं तो आधा b है, ये b है। ठीक है, तो ये क्या है, 2b क्या है, इट इज़ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ, इसको बोलते हैं माइनर जो हॉरिजॉन्टल है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, और वर्टिकल है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो b क्या है, b इज़ द, आधा ही लेना है इसलिए लिखेंगे b इज़ द लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस समझ में आया। ए और ये क्या है, तो ये इलिप्स है। और वी नो डैट जो अब हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल्स। वर्क डन को निकालना है, तो वर्क डन W को निकालना है फॉर 25 साइकिल्स। फॉर
ऐसे ये कंप्लीट राउंड कितनी बार कर रहा है, 25 साइकिल्स के लिए कर रहा है, ठीक है, 25 बार कर रहा है कंप्लीट। तो उसके लिए हमको निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे कि W जो वर्क डन है, आपको मालूम है वर्क डन इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला W इज़ इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो वर्क डन इज़ ऑलवेज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। अब कर्व कैसे है, इलिप्स है, इलिप्स है, तो इलिप्स का जो एरिया है इट इज़ डिनोटेड बाय और इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला पाई ए बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। ए क्या है, देखो ए की वैल्यू निकालेंगे। अब डायग्राम की तरफ देखो, यहाँ पे डायग्राम में ए जो है तो ये ए है हाफ, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकालेंगे। ए कैसा है, ए को अगर निकालना है तो एक ए है 11, ठीक है। ये ट्वाइस ए पहले निकालते हैं, ऐसा करिए यानी आपको इजी जाएगा। ये है 11 और ये है वर्टिकली निकालना है ना 1, ठीक है। तो ट्वाइस ए इज़ इक्वल टू 11 माइनस 1 इट इज़ इक्वल टू ये। और यहाँ पे देखो आप p की वैल्यू 10⁻⁵ पी ए दी है, तो 11 इंटू 1 इंटू 10⁻⁵ कितना दिया है 5 पी ए, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁵। तो a की वैल्यू निकालना है, तो a इज़ इक्वल टू इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो a इज़ इक्वल टू क्या आता है 5 इंटू 10⁻⁵ पी ए, ये आ गई a की वैल्यू, ठीक है। अब b की वैल्यू ऐसे ही निकालती है। b की वैल्यू हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली देखो कौन से 2 पॉइंट्स आ रहे हैं 6 और 2, 6 माइनस 2 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखो 10⁻⁻ क्या दिखाई दे रहा है -3 मीटर क्यूब, ये दिखाई दे रहा है ना 10⁻⁻³ मीटर क्यूब दिखाई दे रहा है। तो b की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू क्या आती है, देखो b इज़ इक्वल टू ट्वाइस b निकालते हैं पहले। ट्वाइस b इज़ इक्वल टू 6 माइनस 4 इंटू 10⁻⁻³ दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻3। ये आ जाता है 2 नहीं 6 इंटू -4 है क्या, एक मिनट देख लेते हैं। नहीं 2 है, 6 और 2 के बीच का डिफरेंस है। देखो ये b कैसा है, ये और ये होने के बाद में ये, यानी 6 और 2 चाहिए था, मैंने गलती से लिखा है यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 चाहिए। 6 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अब b की वैल्यू निकालेंगे। b इज़ इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय 2। -3 अब कैसे आया पता चला ना कि वो जो एक्सिस के ऊपर ही लिखा है उसके ऊपर से निकाला है, तो कितना आया ये, इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻3 पी ए, ठीक है। ये हो गया पी ए नहीं, सॉरी यहाँ पे मीटर आएगा ना, मीटर क्यूब आएगा इसका, क्योंकि सेमी माइनर में जो दिया है इट इज़ मीटर वॉल्यूम दिया है, एक एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, मीटर क्यूब है उसका यूनिट, इसलिए। अब वर्क डन निकालना है। वर्क डन कैसा है, वर्क डन इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अब ये वर्क डन जो है वो कितने साइकिल्स के लिए निकालना है, 25 के लिए निकालना है, और एरिया कितना है पाई ए बी। अब 25 पाई की वैल्यू हमने निकाली है, पाई हमको मालूम है 3.14। ए की वैल्यू हमने निकाली है, ए की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁵ पी ए। तो 5 इंटू 10⁻⁵, 5 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो 2 इंटू 10⁻⁻³ इट इज़ इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे 5 10 और 10⁻⁵ यानी 10⁻⁶ और -3 यानी 10⁻⁻3। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं 25 इंटू 3.14 तो इट इज़ 7.855 इंटू 10⁻⁴ आंसर आता है। दैट इज़ इट इज़ नियरली इक्वल टू 7.85 इंटू 10⁻⁴ जूल। दैट इज़ दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्या है फाइनल आंसर, 7.85 इंटू 10⁻⁴ जूल, ये फाइनल आंसर आता है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे अपना ये भी जो 12 नंबर का प्रॉब्लम है वो
सॉरी 12 नंबर का नहीं है, ये 10 नंबर का प्रॉब्लम है, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार प्रॉब्लम है। इसके ऊपर ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। ये हो गया है अपना, देखो कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है द फिगर शोज VT डायग्राम। VT डायग्राम यानी इट इज़ द ग्राफ वर्सेस वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फॉर 1 साइकिल ऑफ हाइपोथेटिकल हीट इंजन। ये कैंसिल हो गया है वैसे तो आपके इसमें, पर ये जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। द विच यूजेस द आइडियल गैस, ड्रॉ अ PV डायग्राम। यानी VT डायग्राम से आपको PV डायग्राम निकालनी है और PT डायग्राम भी निकालनी है, यानी ग्राफ निकालना है। ये दिया है आपको, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। अब आपको जो ग्राफ, सॉरी यहाँ पे अच्छे से निकाल दी हूँ, अब आपको जो ग्राफ निकालना है वो ग्राफ निकालना है PV डायग्राम, यानी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे वॉल्यूम लेना है, यहाँ पे प्रेशर लेना है। अब फर्स्ट मैं देखती हूँ 1 बाय 1 क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट A। ठीक है, A से स्टार्ट करेंगे, A to B। अब पहले A to B के लिए देखेंगे, A to B कैसा है, A to B। ठीक है, A to B में क्या हो रहा है, देखो प्रेशर जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और उसी समय वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे जो है प्रेशर भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे कैसा आने वाला है, A to B कैसे जाएगा, तो ये इसमें अब वॉल्यूम इंक्रीज़ दिखाना है और प्रेशर भी इंक्रीज़ दिखाना है। तो वी ड्रॉ दिस इट एज, ऐसे निकालेंगे A to B। ठीक है, ये हो गया अपना। अब सेकंड देखो, सेकंड है B to C, B to C इसको निकालना है। B to C में क्या हो रहा है, ये जो है टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट है, T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट है, बट वॉल्यूम कैसा हो रहा है, वॉल्यूम ये जो है वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, V क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। V डिक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बिकॉज P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V रहता है। अगर इन्वर्सली कुछ भी क्वांटिटीज़ अगर इन्वर्सली रहती है तो याद रखना है कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। कोई भी क्वांटिटी अगर इन्वर्सली रहती है तो जो ग्राफ है कर्व आता है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा, कर्व आएगा। तो जब B to C हम ट्रैवल करते हैं तो B to C के लिए अब ग्राफ निकालना पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ पे देखो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और ग्राफ कैसे चाहिए, ऐसा कर्व चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि ये याद रखना है आपको, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ कैसा चाहिए, कर्व चाहिए। तो यहाँ पे आएगा अपना C। ठीक है, अब ये हो गया C। अब B to C हो गया। C to D के लिए देखो, C to D हम कंसिडर करेंगे C to D। यहाँ पे C है, यहाँ पे D है और C to D ऐसा जा रहा है। तो C to D जाते जाते टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऊपर से नीचे आ रहा है। टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है। अब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो प्रेशर भी क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो C to D, ये C to D के लिए अपनी कर्व कैसी आएगी, देखो ये आएगा ऊपर से C to D। ठीक है, प्रेशर भी डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है। C to D पहुँच गए हम C to D तक। अब D to A के लिए निकालना है। डायग्राम में, ये डायग्राम में, गिवन डायग्राम में देखो D to A के लिए जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। वॉल्यूम कैसे हो रहा है, इंक्रीज़। तो फॉर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर D to A V इंक्रीजेस, V इंक्रीज़ हो रहा है और टेम्परेचर कैसा हो रहा है, टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, अब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये बॉयल्स लॉ है, दैट इज़ P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो P क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि कर्व आने वाली है,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए तो ऐसे आएगी और उसका डिक्रीज़ रहेगा, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज़ है तो एरो ऐसा रहेगा। तो समझ में आई पहले पीवी डायग्राम, दिस इज़ नोन एज पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम। ठीक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे प्रकार के प्रॉब्लम्स मिले तो आप इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। देन वी हैव टू ड्रॉ पीटी डायग्राम। पीटी डायग्राम यहाँ पे निकालते हैं, इसके ऊपर से हमको पीटी डायग्राम निकालना है। तो पीटी डायग्राम यानी इट इज़ द ग्राफ वर्सेस टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर, ये निकालना है। वीटी डायग्राम से पीटी डायग्राम निकालना है। अब यहाँ पे देखो ए टू बी के लिए कैसा है, ए टू बी के लिए अब वॉल्यूम का सोचना ही नहीं है, प्रेशर और टेम्परेचर के लिए निकालना है। ए टू बी के लिए देखो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और वी नो दैट कि पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गे-लुज़ैक लॉ के अनुसार। ठीक है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब A इज़ डायरेक्ट ए टू बी के लिए देखो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ तो प्रेशर भी इंक्रीज़ है, तो ए टू बी के लिए ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, दोनों इंक्रीज़ ए टू बी। ओके, सेकेंडली देखो बी टू सी के लिए, बी टू सी के लिए टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, बी टू सी के लिए टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट है बी टू सी के लिए। तो अब बी टू सी के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी कैसा होगा, बी टू सी। यहाँ पे प्रेशर भी जो है, प्रेशर कैसा रहेगा, बी टू सी टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट तो बी टू सी ये निकालेंगे हम। कैसा निकालेंगे, अब प्रेशर कैसा रहेगा, बी टू सी और टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी, और वॉल्यूम कैसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे वॉल्यूम ये डिक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। T इज़ इक्वल टू, ये बी टू सी के लिए T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम डिक्रीजेस तो प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, ये है। तो बी टू सी के लिए निकालेंगे, बी टू सी प्रेशर इंक्रीज़ निकालना है, प्रेशर इंक्रीज़। ठीक है, तो ये ऐसा आएगा। तो ये मिल गया आपको बी टू सी। देन हम देखेंगे बी टू सी हो गया, उसके बाद में देखेंगे सी टू डी। सी टू डी के लिए टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, सी टू डी के लिए टी डिक्रीज़ हो रहा है तो पी भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, सी टू डी क्या निकालेंगे, तो सी टू डी के लिए सब डिक्रीज़ हो रहा है, दोनों भी डिक्रीज़ होंगे। और डी टू ए के लिए अगेन क्या होगा, देखो डी टू ए के लिए जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर किसके लिए, डी टू ए के लिए, डी टू ए के लिए टी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट है, टी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट है डी टू ए के लिए। तो प्रेशर यहाँ पे वॉल्यूम देखो, फिर जहाँ पे कांस्टेंट है वॉल्यूम कैसा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वी इंक्रीजेस तो पी डिक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे आ गया अपना ये प्रेशर डिक्रीजेस, तो ऐसी आएगी। तो दिस इज़ आवर पीटी डायग्राम। ठीक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे करके आपको डायग्राम निकालनी है। ये एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं रहती, ये अपने लिए रहता है रफ वर्क, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझ में आया आपको। तो यहाँ पे अपना ये एक कंप्लीट हो जाता है पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी अगेन आपको दिखाई दे रहा है, अ सिस्टम इज़ टेकन टू इट्स फाइनल स्टेट फ्रॉम इनिशियल स्टेट इन ए हाइपोथेटिकल पाथ्स। फाइनल टू इनिशियल स्टेट दिखाई दे रहा है। एक एक्स एक्सिस पे आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस पे क्या है, प्रेशर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। नेक्स्ट देखो क्या है, एज शोन इन फिगर कैलकुलेट द वर्क डन इन ईच केस। हर एक केस में वर्क डन निकालना है। तो आपको मालूम है वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व रहता है। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व रहता है। तो अब हर एक पाथ के लिए निकालना है। फॉर ए टू बी के लिए निकालेंगे, फॉर फर्स्ट पाथ लेंगे हम ए टू बी के लिए देखो एरिया अंडर द कर्व ये आ जाएगा पूरा। ठीक है, इसको बढ़ा देते हैं, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो वर्क डन फॉर ए टू बी कैसा आ जाएगा, इट इज़ द एरिया अंडर द कर्व
एरिया अंडर ए बी आएगा, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है ए बी, तो ए के लिए है 2 और बी के लिए है 6, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 6, क्या आएगा फिर 6 माइनस 2, ठीक है। ये 6, सॉरी यहाँ पे 6 देखो 6 आएगा और ये लीटर में है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लगे तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ऐसा आता है ना। तो इसको कन्वर्ट करेंगे पहले। 6 माइनस 0, पहला 6 माइनस 0 है इंटू 10⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्शन किया है हमने, यानी इट इज़ 6 इंटू 10⁻5 इंटू 4 इंटू 10⁻³ दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 24 इंटू 10⁻² जूल, और इट इज़ इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। ये हो गया। अब पाथ, ये फर्स्ट पाथ के लिए हो गया। अब सेकंड पाथ के लिए देखेंगे। सेकंड पाथ है BC के लिए। देखो BC अगर हम कंसिडर करेंगे फॉर BC, पाथ BC के लिए वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन इज इक्वल टू 0 रहता है। वर्क डन कैसा रहता है, इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड के लिए निकालते हैं। थर्ड के लिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ, थर्ड के लिए थर्ड पाथ है अपना। थर्ड पाथ इज़ फ्रॉम C टू D, वर्क डन फ्रॉम C टू D निकालना है। देखो वर्क डन फ्रॉम C टू D के लिए क्या निकालना है, C की वैल्यू C टू D यानी एरिया अंडर द कर्व C टू D, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ एरिया अंडर द कर्व, इट इज़ इक्वल टू एरिया अंडर CD, ठीक है। CD अंडर द कर्व CD निकालते हैं तो देखो फिर से जाएंगे अपने डायग्राम की तरफ। CD के अंडर कितना एरिया है, ये एरिया है, ठीक है। तो इसको निकालेंगे ये और ये, तो कैसे कोऑर्डिनेट रहेंगे इसके, तो देखो CD है यहाँ पे 2 है, ठीक है। 2 इंटू 10⁻² माइनस 0 आ जाएगा, ये 0 ही है, और 10⁻5 हो गया ये, और 2 इंटू 2 माइनस 6 हो जाएगा, ये 2 माइनस 6 ऐसा आ जाएगा ये। तो मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, देखो कैसे आता है। तो 2 माइनस 0 इंटू 10⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10⁻³ माइनस 6 इंटू 10⁻³ हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए -3 लगा रहे हैं, इसको भूलना नहीं है। 2 इंटू 10⁻5 और मल्टीप्लाइड बाय, इसको मॉड में ले लेते हैं यानी पॉजिटिव कर लेते हैं, -3, इट इज़ इक्वल टू 8 इंटू, क्योंकि वर्क डन है 2 जूल, ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो ये अपने को मिल गया है। अब CD के लिए निकल गया है। अब DC के, अब CD हो गया। अब लास्ट बचा है DA। फॉर DA अगेन डायग्राम में देखो ये वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। DA के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है वर्क डन इज़ 0। तो फॉर DA क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया, अपने चारों वर्क डन्स निकाल लिए हैं हमने, ठीक है। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है। यही बोला है आपको, यहाँ पे ये आंसर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे अपने पूरे न्यूमेरिकल्स ख़त्म होते हैं, ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू लेसन स्टार्ट करने वाली हूँ, तो न्यू लेसन ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।